हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, और इसके बेसिस पर हमने केटायंस की, एनायंस की, रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया था। ठीक है, तो हमने वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर में, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस के लिए करते हैं। ओके, तो इन कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कीजिए।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें, पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए और फिर टाइम दे करके आप लोग सॉल्व कर लें, ठीक है, और फिर चेक करें, ठीक है, कि क्या मतलब आपसे गलती हुई है, और अगर सही होते हैं तो देन इट इज़ वेरी गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, NO2 ग्रुप, इट इज़ ए -M ग्रुप। क्योंकि ये मेटा पर लगा हुआ है तो केवल -I लग पाएगा। पैरा पर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, +M लगेगा। और मैंने आपको बताया था कि हैलोजेंस के केस में, ठीक है, -I और +M दोनों लगते हैं, ठीक है, बट डोमिनेट करता है -I, तो ये भी विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इनको अगर अपने को कंपेयर करना है स्टेबिलिटी को, ठीक है। एक चीज़ और है, मैंने बताया था आपको कि जो क्लोरीन है इसमें वेकेंट डी होते हैं, और वेकेंट डी होते हैं तो -M भी लगता है, ठीक है, तो +M -I, तो इन दोनों में से -I डोमिनेट करता है, बट -M इफेक्ट तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल लगेगा, ठीक है, तो ये -M हमें लगाना है। सबसे अनस्टेबल होगा ये 4th, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। फिर ये हो जाएगा 3rd, ये हो जाएगा 2nd, क्योंकि इसमें कम से कम -M लग तो रहा है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था -M इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, फिर -I, फिर डी स्टेबलाइज करेगा +I, फिर और ज़्यादा डी स्टेबलाइज करेगा +M, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि इस तरीके से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और लोन पेयर और वेकेंट डी ऑर्बिटल आपस में, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, इस तरह से। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये ग्रुप शो कर रहा है +I, और आगे हम डिस्कस करेंगे +H भी ये शो करेगा, ठीक है, बट डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर मैंने आपको बताया -M लगेगा, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया -M लगेगा, ठीक है, बट -M जो स्ट्रॉन्गर होगा वो साइनाइड का होगा। देखिए यहाँ पर -M NO2 का स्ट्रॉन्ग था, फिर ये हो जाएगा 2nd वीकर -M, और क्योंकि ये डोनेट कर रहा है तो ये तो अनस्टेबल कर देगा कार्बन आयन को, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, NH2 ग्रुप। पहली चीज़ ये केटायन है, तो केटायन की स्टेबिलिटी ये ग्रुप +M में बढ़ाएगा, ये भी +M में बढ़ाएगा, और ये -M है, ये कम कर देगा, ठीक है, तो 3rd ये हो जाएगा। इन दोनों में अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो यहाँ जो नाइट्रोजन पर अवेलेबल लोन पेयर है वो इसके C डबल बॉन्डों के साथ में भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसका मतलब अगर ये यहाँ रेजोनेंस करेगा तो इसकी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है इसका मतलब ये यहाँ पर भी जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, तो यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी या इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर कम हो जाएगी। ये क्या है, एट योर सर्विस है, हमेशा बेंजीन के लिए तत्पर है, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन को डोनेट करेगा, बट ये गड़बड़ कर रहा है, कुछ इधर भी डोनेट करेगा, कुछ इधर भी डोनेट करेगा, तो ये उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होगा, और ये हो जाएगा फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर है, कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ये 2nd हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो सल्फर पर अवेलेबल है लोन पेयर, सल्फर पर अवेलेबल है लोन पेयर, बट पैरा पोजीशन पर +M लगेगा, लेकिन मेटा पोजीशन पर +M नहीं लगेगा। अब अगर +M नहीं लगेगा तो हम इंडक्टिव देखेंगे, और सल्फर का इंडक्टिव इफेक्ट है -I इफेक्ट, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। यहाँ पर देखते हैं हम नाइट्रोजन लोन पेयर, तो पैरा पोजीशन पर अप्लाई होगा +M, मेटा पोजीशन पर अप्लाई होगा -I। क्योंकि मेटा पोजीशन पर +M -M लगते नहीं है तो हम इंडक्टिव से डिसाइड करेंगे, और NH2 का क्या होगा, -I इफेक्ट रहता, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा NH2 का -I, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो कार्बन आयन की बात हो रही है, NF2 ग्रुप क्या है, लोन पेयर की वजह से +M है, C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप क्या है, मैंने बताया था X डबल बॉन्ड Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -M ग्रुप है, और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, रेडिकल्स हैं, दे विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक केटायन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या शो करेगा, +I,
और यहाँ पर भी प्लस आई शो करेगा। हालांकि इसके बारे में वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं ये प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ मोर स्टेबल एंड वी विल डिस्कस अबाउट प्लस एच, ठीक है, सून। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा सा मैंने आगे का क्वेश्चन ये दे दिया आपको, ठीक है। तो प्लस एच की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ये कवर हो जाएगा आगे। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पर तो कोई एटम पर लोन पेयर नहीं है, तो ये एज इट इज ग्रुप जो होगा CH2OH माइनस आई होगा और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो दोबारा से वही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कार्ब केटायन है, हालांकि दोनों पर लोन पेयर है, दोनों प्लस एम ग्रुप है, बट यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इन दोनों के साथ में रेजोनेंस शो करेगा और ये लोन पेयर केवल एक के साथ ही रेजोनेंस शो करेगा। तो अगर दोनों के साथ रेजोनेंस शो करेगा तो क्या होगा, इस लोन पेयर की आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर कम हो जाएगी, ठीक है, और कम हो जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें देखिए CCl3 ग्रुप माइनस आई ग्रुप, ये प्लस आई ग्रुप और ये माइनस एम ग्रुप, ठीक है। S डबल बॉन्ड हो, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन आयन के लिए ज़्यादा स्टेबल होगा माइनस एम, फिर हो जाएगा माइनस आई और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा प्लस आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कार्ब केटायन के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा प्लस एम, फिर प्लस आई, फिर अनस्टेबल बनाएगा माइनस आई और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनाएगा माइनस एम। कार्बन आयन के लिए माइनस एम, फिर माइनस आई, फिर प्लस आई और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल बनाएगा प्लस एम, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक जो क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो ग्रुप्स प्लस एम होते हैं वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और जो माइनस एम ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं। बट आपको याद है कि जो भी ग्रुप्स की लोकेशन होगी उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पर ही ये होता है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर ही ट्रांसफर होते हैं। वैसे ही प्लस आई ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और माइनस आई ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, बट इंडक्टिव इफेक्ट इज लेस पावरफुल इन एज कंपेयर टू मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया जाए बेंजीन के साथ NH2 लगा करके, तो NH2 में फर्स्ट एटम पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यू विल फाइंड कि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इसीलिए तो हम ये बोलते हैं कि ये प्लस एम ग्रुप है। और अगर मान लीजिए आपने बेंजीन से C डबल बॉन्ड और CH3 को लगाया और आपने RS बनाया, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। एंड यू विल फाइंड कि बेंजीन में प्लस चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये कौन सा ग्रुप है, X डबल बॉन्ड Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस एम ग्रुप है, ठीक है। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं प्लस एम ग्रुप्स और डिक्रीज करते हैं माइनस एम ग्रुप्स, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, इनमें आपको बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन इज कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन, ठीक है। यू हैव टू कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं।
ठीक है, ये क्वेश्चंस करें आप लोग। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चंस में करके बताता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जो मिथाइल ग्रुप है ये प्लस आई ग्रुप है, ठीक है। OH ग्रुप इज प्लस M ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। और कार्बन आयन तो है नहीं जो एडजस्टिव ग्रुप बन जाए, तो क्लोरीन का माइनस आई और प्लस M दोनों इफेक्ट लगते हैं, बट डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है माइनस आई। और SO3H जो है दिस इज माइनस M ग्रुप। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी B में क्योंकि इट इज प्लस M, फिर हो जाएगी A में क्योंकि प्लस आई लगा रहा है, मतलब कम से कम इलेक्ट्रॉन डोनर तो है, ठीक है। फिर इसके बाद C में माइनस आई लगा रहा है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी D में क्योंकि ये माइनस M इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो प्लस M और प्लस आई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, और माइनस M और माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, ठीक है। इसमें देखो NO2 और NO, NO2 इज माइनस M ग्रुप, ठीक है। NO जो ग्रुप है ये एडजस्टिव ग्रुप है, मतलब यहाँ पे लोन पेयर जो प्लस M भी शो कर सकता है, ठीक है। दोनों इस तरीके का इफेक्ट शो करता है, माइनस M भी और प्लस M भी, ऑल्दो इट इज विड्रॉइंग ग्रुप, बट NO2 इज स्ट्रांगली विड्रॉइंग, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO में ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि NO2 का तो विड्रॉइंग पावर और ज्यादा है, और इसीलिए NO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इनमें हम कंपेयर करें, बहुत इजी कंपैरिजन है। माइनस M ये ग्रुप शो करेगा प्लस आई, ये ग्रुप शो करेगा माइनस आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये विड्रॉइंग है, ठीक है, और ये भी विड्रॉइंग ग्रुप। तो और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसमें। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक पढ़ने के बाद हम और क्वेश्चंस इस पर करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे आप लोगों का भी लेवल बढ़ता जाएगा। एक बार इनको आप सॉल्व करें, कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक बार आप इनको देख लीजिए, क्वेश्चंस को आराम से कॉपी कर लीजिए और खुद से अटेम्प्ट करें, मतलब मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग कंप्लीट कर लें, पॉज कर लीजिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, आई एम सॉरी मैंने एक ही लिख दिया है, तो थोड़ा चेंज करते हैं। OC डबल बॉन्ड OR, तो सेम ही क्वेश्चन थे दोनों में, तो सेम ही हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें C डबल बॉन्ड जो ग्रुप है, दिस इज माइनस M एंड दिस इज प्लस M, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे देखिए आप NH ग्रुप लोन पेयर है और X डबल बॉन्ड O, Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दिस इज माइनस M ग्रुप एंड दिस इज प्लस M ग्रुप, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है।
अब देखो OH और O नेगेटिव दोनों ही प्लस M है, बट O नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि O पर नेगेटिव चार्ज है और इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर OH से ज्यादा होगी। ठीक है, तो OH में भी लोन पेयर है, प्लस M है, O नेगेटिव में भी लोन पेयर है, लेकिन O पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ जाएगी। NH2 प्लस M इफेक्ट, ये भी प्लस M इफेक्ट, ये भी प्लस M इफेक्ट, बट इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर ये होगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर कम हो जाएगी, और यहाँ पर देखो दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है तो और कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से SO3H माइनस M इफेक्ट, क्योंकि ये एडजस्टिव ग्रुप है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी SO3H की होगी। ठीक है, SO3H इज मोर विड्रॉइंग कंपेयर्ड टू SO2H। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस और हम लोग आगे करेंगे, बट तब तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फिर हम क्या है कि सारे फैक्टर्स, ठीक है, प्लस M माइनस M, प्लस I माइनस I और प्लस H माइनस H एक साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी। सो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब रेजोनेंस फिनोमिनन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और इस प्रोसेस से नॉर्मली स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, बट एंटी एरोमेटिक सिस्टम अगर बनते हैं तो फिर स्टेबिलिटी कम होती है, अदरवाइज स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से बढ़ती है। या हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं तो इनका कुछ हाइब्रिड बनेगा, लेट्स से लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, दिस विल बी एट लोअर एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसका एनर्जी का गैप किसके साथ? जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, इन दोनों में से A और B में से A इज मोर स्टेबल, सो दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन C एंड A, मैंने मॉड लिया है आगे। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू तो नेगेटिव है, मॉड लेने से क्या होगा? प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज नॉन एज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी, जैसे एक और एग्जांपल में लेके बताता हूं। हमने बनाए थे कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं? आइडेंटिकल है। ठीक है, सो मान लीजिए कि ये लेट से A है और ये B है, तो हाइब्रिड इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, सो लेट से दिस हाइब्रिड इज C, सो दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन C एंड A, भाई A और B सेम ही है, ठीक है, इज नॉन एज रेजोनेंस एनर्जी। सो रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी is the difference of energy between resonance hybrid structure, resonance hybrid structure and most stable रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे यहां पर A और B की स्टेबिलिटी बराबर है, तो रेजोनेंस एनर्जी को हम ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, एनर्जी ऑफ C माइनस एनर्जी ऑफ A। ठीक है, बट क्योंकि यहां पर दोनों स्ट्रक्चर्स अनइक्वल हैं, A इज मोर स्टेबल, तो ये क्या होगा? रेजोनेंस एनर्जी EC माइनस EA ही होगा, EC माइनस EB नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। बहुत सारे ऐसे सोचते हैं रेजोनेंस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, व्हेन
हाइब्रिड इज फॉर्म। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाइब्रिड के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हाइपोथेटिकल होते हैं, ये तो नॉन रियल स्ट्रक्चर्स है। एक्चुअल स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहता है, हाइब्रिड रहता है। ठीक है, तो जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो कभी बनते ही नहीं है। तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो हमने क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बनाए हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ एनर्जी का गैप या डिफरेंस क्या कहलाता है, रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट डेफिनेशन, बट हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आते हैं कि किस तरीके से रेजोनेंस एनर्जी को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इनको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी या लोएस्ट रेजोनेंस एनर्जी, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी में बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं। सबसे पहले आप ये देखोगे कि भाई जो मॉलिक्यूल या आयन दिए हैं वो एरोमेटिक हैं या नॉन एरोमेटिक हैं या एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दिया जाए, कभी जानते हो आप लोग फ्यूरान, तो ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो हमारे पास ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब जो पहला मॉलिक्यूल है फ्यूरान, इसमें देखो 2 + 2 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर इज एरोमेटिक। यहाँ पे देखो 2 + 2, मैंने बोला था 2 लोन पेयर है तो एक ही काउंट होगा, तो इसमें हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसका नेचर क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और इसमें देखो ये रेजोनेंस में नहीं है, sp3 है, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो अगर हमको कहा जाए कि इन तीनों की रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करें, तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा A, फिर आ जाएगा C, और फिर आ जाएगा B। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एरोमेटिक, फिर होगी नॉन एरोमेटिक, और फिर होगी एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, इनको कॉपी कर लीजिए और कंपेयर करें इनकी रेजोनेंस एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर ऑफ द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो लेट्स से अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी B की, फिर C की, फिर A की। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नॉन एरोमेटिक है। मैंने बताया था आपको 7 मेंबर की रिंग या उससे ज़्यादा की रिंग एंटी एरोमेटिक फॉर्म में, मोनोसाइक्लिक रिंग पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड फ्यूरान है, दिस इज एरोमेटिक एंड दिस इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूँ
तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी बी की, फिर ए की और फिर सी की। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड आप लोग जानते हैं, दिस इज पिरिडीन, सॉरी दिस इज ठीक है पायरोल, अजाइरिडीन। तो ये है एंटी एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक और ये है नॉन एरोमेटिक। मैंने बताया था 7 या उससे ज़्यादा की रिंग मोनोसाइक्लिक रिंग आउट ऑफ प्लेन चली जाती है, नॉन एरोमेटिक बन जाती है। जब मैंने एरोमेटिसिटी पढ़ाया था तब ये डिस्कस किया था। सो अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी ए की, फिर आ जाएगी सी की और फिर आ जाएगी बी की। ठीक है, इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन में देता हूँ, आप लोग करें। ओके, तो इनको करें आप लोग। ओके, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है और आप मेरी बातें मानते हो। तो यहां पर अगर अपन देखें, ये कंपाउंड है एरोमेटिक और ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली नैप्थलीन एरोमेटिक है एंड दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। मैंने बताया था आपको, आउटर रिंग 2 + 2 + 2 + 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बेंजीन ज़्यादा आएगी, साइक्लो ब्यूटाडाइन, इसमें क्या होगा, एंटी एरोमेटिक नेचर होगा, और बेंजीन तो आप जानते ही हैं एरोमेटिक है, तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक करें, क्या चेक करेंगे, एरोमेटिक की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर नॉन और फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, सो सेकेंड रूल पर हम चलते हैं। अब अगर मान लीजिए दोनों ही कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी शो कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ये कंपाउंड है एरोमेटिक है, ठीक है, पिरिडीन हमने डिस्कस भी किया हुआ नॉमेनक्लेचर टॉपिक में, एंड पायरोल। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे रेजोनेंस एनर्जी, कंपेयर कैसे करेंगे। अगर हम पिरिडीन के लिए बात करें तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक है और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक है, लेकिन जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे देन वी विल फाइंड कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें ये दोनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल है या इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। और अगर हम इसके लिए बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नए चार्ज डेवलप होंगे और नॉन आइडेंटिकल आरएस बनेगा। ठीक है, सो लेट्स से ये ए है, स्मॉल है, ये स्मॉल बी कंपाउंड है, तो ए की रेजोनेंस एनर्जी बी से ज़्यादा होगी। रीज़न इज if they are equally contributing they will have higher resonance energy and if they are unequally contributing they will have lower resonance energy. ठीक है, so equally contributing will have higher resonance energy compared to unequally contributing. ठीक है, जिसमें आइडेंटिकल आरएस बनेंगे उसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी और जिसमें नॉन आइडेंटिकल बनेंगे रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं, तो पहला रूल तो हम ये लगाते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। बट अगर हम बात करें इस ए कंपाउंड की, इस बी कंपाउंड की, दोनों का ही नेचर एरोमेटिक है। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर ये दोनों ही कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं देन वी विल गो विद द नंबर, या अगर दोनों ही कंपाउंड्स अगर नॉन एरोमेटिक हैं देन हम नंबर से चलते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ atoms participating in resonance.
लेकिन पहले ये देखिएगा इक्वली कंट्रीब्यूटिंग की ज़्यादा होगी अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग से, उसके बाद नंबर पर आइए आप, ठीक है। तो जैसे इसमें देखेंगे तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। सो नंबर इज थर्ड पॉइंट, while equally contributing is more than unequally contributing is the second point, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं फिनॉक्साइड आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन, अब ये दोनों ही नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो रूल 1 से तो हम डिसाइड कर नहीं सकते, फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग है या अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो जो राइट वाला स्ट्रक्चर है दैट इज इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, दोनों ही नॉन एरोमेटिक, और जो लेफ्ट है फिनॉक्साइड आयन दिस इज अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, मैं मानता हूं कि ज्यादा बनेंगे, बट ये सारे नॉन आइडेंटिकल हैं, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, ये दोनों आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहले आप क्या लगाओगे, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल, फिर आप क्या लगाओगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ए और बी में अगर हम कंपेयर करें तो बी की रेजोनेंस एनर्जी ए से ज्यादा होगी बिकॉज बी फॉर्म्स आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको देता हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करें। सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग करें और इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहले एक बार आप इनको देख लें और आराम से अटेम्प्ट कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें ए में नंबर ऑफ जो एटम्स रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं वो 5 है और इसमें केवल 3 है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें देखो नंबर ऑफ एटम्स जो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं वो 5 है और इसमें 3 है, तो इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। दोनों ही नॉन एरोमेटिक, ये तो ओपन चेन है,
यहाँ पर sp3 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर sp3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एटम्स जो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं वो 5 है और यहाँ पर 3 है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, इसमें देखो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एंटी एरोमेटिक है क्या? बिल्कुल नहीं, ये जो है sp3 कार्बन एटम है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। मोर एटम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ठीक है, मोर रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। इसमें 6 पार्ट ले रहे हैं, इसमें 3 पार्ट ले रहे हैं, सॉरी 4 पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। सल्फेट SO4 2- बोथ विल फॉर्म आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दोनों ही आइडेंटिकल बनाएंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, मोर नंबर ऑफ एटम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी कार्बोनेट आयन में आइडेंटिकल RS बनेंगे और यहाँ पर भी आइडेंटिकल RS बनेंगे, ठीक है, बट इसमें ज़्यादा बनेंगे क्योंकि एक डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है जैसे मैंने लिखा है, और यहाँ भी आ सकता है। सो मोर नंबर ऑफ एटम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, सो इट विल हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देखें एसीटेट आयन विल फॉर्म आइडेंटिकल RS, जबकि ऐसा इसमें नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, तो ये नॉन आइडेंटिकल RS बना रहा है, तो हमने पहले ही बोला था, सबसे पहले आप क्या देखोगे, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये दोनों ही नॉन एरोमेटिक हैं। फिर आप क्या देखोगे, आइडेंटिकल RS, तो ये आइडेंटिकल बना रहा है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी इससे, ठीक है। अगर दोनों ही आइडेंटिकल बना रहे हैं या दोनों ही नॉन आइडेंटिकल बना रहे हैं, देन वी विल कंपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। जैसे यहाँ देखोगे आप, तो ये दोनों ही आइडेंटिकल RS बनाएंगे, बट इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं ज़्यादा है, इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें देखो ये हम फर्स्ट रूल से कंपेयर कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 रूल हमने पढ़े, सबसे पहले एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, देन इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर देन अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एंड देन हमने पढ़ा नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज क्रॉस एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ये 2 मॉलिक्यूल हमने दिए, ठीक है, और दोनों ही नॉन एरोमेटिक हैं। यहाँ पर ये sp3 है, यहाँ पर ये sp3 है। अगर ये दोनों ही नॉन एरोमेटिक हैं तो फिर फर्स्ट रूल से डिसाइड नहीं कर सकते, दोनों ही अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग RS बनाएंगे, नॉन आइडेंटिकल, और दोनों में 1 2 3 4 5 6 एटम्स, 1 2 3 4 5 6 एटम्स रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट रूल से और सेकेंड रूल से और थर्ड रूल से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नॉन एरोमेटिक हैं, दोनों ही नॉन आइडेंटिकल RS बनाएंगे, और दोनों में ही क्या है, दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। तब हम क्या करते हैं, इनका RS बना करके देखते हैं। ये फर्स्ट इसका RS आ जाएगा, ये सेकेंड RS आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सारे आइटम एक साथ कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम RS बना के ही देखें, डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 डायरेक्टली सारे आइटम एक साथ रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमने बनाया RS। तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ तो आ गया प्लस चार्ज, अब ये आगे ही नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ sp3 आ गया। या अगर हमने लेफ्ट साइड से रेजोनेंस कराया तो ये अटक जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आगे sp3 आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर 1 2 3 4 एटम एक साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, या फिर आइदर 3 इधर से ले सकता हूँ, ये 4 रेजोनेंस कर रहा है, तो ये क्रॉस हो जा रहा है। मतलब ये पॉइंट क्या कर दे रहा है, रेजोनेंस को क्रॉस कर दे रहा है, इधर इधर जाओ या इधर जाओ, जबकि यहाँ पर ये एक्सटेंड हो रहा है 1 2 3 4 5 6। ऐसे रेजोनेंस को कहते हैं एक्सटेंडेड, और ऐसे रेजोनेंस को कहते हैं क्रॉस। और ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी होगी, एक्सटेंडेड की, ठीक है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में क्रॉस कॉन्जुगेशन से
ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बार आप इसको लिख लीजिए और मैं क्वेश्चंस कराता हूँ इस पर, आपको क्लियरिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नोट करें। ठीक है, ये अटेम्प्ट करें आप। ठीक है, कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जीज। ओके, तो प्लीज कंप्लीट दीज क्वेश्चंस। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं ये मान करके डिस्कस कर रहा हूं कि आपने कंप्लीट कर लिया। तो यहां पर अगर आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 आइटम्स आर इन कॉन्जुगेशन एक साथ। यहां देखोगे 1, 2, 3, 4 आइदर दिस और दिस। ठीक है, ये एक्सटेंडेड है और ये क्या है, क्रॉस है, इसकी ज़्यादा होगी रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, यहाँ देखें हम 1, 2, 3, 4 एंड 5 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, और यहाँ देखें हम 1, 2, 3, 2, 3। ठीक है, आइदर दिस और दिस, क्रॉस, तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें हम क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 1, 2 एंड 3 आइदर दिस और दिस। ठीक है, इसकी ज्यादा हो जाएगी। ओके, इसमें देखते हैं हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो फिर ये क्रॉस हो गया, इसकी ज्यादा हो जाएगी। ओके, इसमें देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 क्रॉस। ठीक है, इसकी ज्यादा हो जाएगी। इसमें देखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5 एक्सटेंडेड।
1 2 3, ठीक है, आइदर दिस और दिस, ठीक है, एक्सटेंडेड की ज़्यादा हो जाएगी। इसमें देखो आपको क्या लग रहा है, ये क्रॉस है, मैं भी मानता हूं कि ये क्रॉस है, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स पार्ट ले रहे हैं वो 4 है और यहाँ पर 6 है। मोर नंबर ऑफ एटम्स आर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस इसमें, और इसकी ज़्यादा होगी, तो इसमें एक्सटेंडेड क्रॉस का कोई मीनिंग ही नहीं है। पहले आप क्या चेक करते हो, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये दोनों नॉन एरोमेटिक हैं। फिर हम चेक करते हैं इक्वली अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ये दोनों अनइक्वल है। बट फिर थर्ड नंबर पर हम चेक करते हैं नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, और इसमें ज़्यादा एटम्स रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5, ये एक्सटेंडेड है और ये क्रॉस है, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5, ये एक्सटेंडेड है, ठीक है, और ये क्रॉस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्रॉस एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वाज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। सेकेंड इज equal and unequal. Third is atoms participating in resonance. Fourth is cross and extended. Fifth point is general stability. जनरल स्टेबिलिटी के बेसिस पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये फ्यूरान दिया जाए और पायरोल दिया जाए, ठीक है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस बनाएंगे, ऑल्दो दोनों एरोमेटिक हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है दोनों में, दोनों एरोमेटिक है। तो मैंने इसका आरएस बनाया और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से मुझे समझ में आया कि यहाँ प्लस आ रहा है ओ पर और यहाँ पर प्लस आएगा एन पर, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ओ पर प्लस चार्ज अनस्टेबल है और एन पर प्लस चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज मोर स्टेबल। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस चार्ज मोर स्टेबल। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ओ पर आ रहा है क्या, प्लस चार्ज, और इसमें एन पर आ रहा है प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है कि बड़ा मतलब आपका खुद का थॉट प्रोसेस है। आपने क्या किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाया और बनाने से आपने देखा कि भाई प्लस चार्ज एन पर आ रहा है और प्लस चार्ज ओ पर आ रहा है, तो ओ पर प्लस चार्ज तो उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस चार्ज ही आए। मान लो ये दो स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, तो इन दोनों स्ट्रक्चर में आप देखोगे एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन है। आपने इसका आरएस बनाया, ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब जैसे ओ पर तो माइनस आ रहा है इस बार और एन पर माइनस आ रहा है, तो ओ पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है और मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। जो प्लस चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज्यादा स्टेबल है और जो माइनस चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक कंपेरिजन ये आ सकता है, जैसे कभी ये क्वेश्चन दिया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करना है। अब हमने क्या किया, हमने इसका आरएस बनाया, तो हमने देखा कि भाई इस पे तो नए चार्ज आ रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते ही नए चार्ज आ रहे हैं, और इसका हमने आरएस बनाया और इसमें कोई नए चार्ज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वही चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है। तो जब इसका आरएस बना रहे हो तो लेस स्टेबल बन रहा है, काफी स्टेबिलिटी कम हो जा रही है, और इसका आरएस बना रहे हो तो ये तो आइडेंटिकली बन रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर स्टेबिलिटी कम हो रही है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी कम होगी। ठीक है। न्यू चार्ज डेवलपमेंट, न्यू चार्ज डेवलपमेंट डिक्रीजेस रेजोनेंस एनर्जी। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन दोनों ही क्या है, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस बना रहे हैं। अब अगर मान लीजिए इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करना है तो यहां अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोई नया चार्ज डेवलप नहीं होगा, ठीक है, वही है। और यहां अगर आप बनाएंगे तो नए चार्ज डेवलप हो रहे हैं। पहले न्यूट्रल था, बाद में क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट ही क्यों हो, अनस्टेबल फॉर्म में, तो इसकी इस फॉर्म में जाने की बहुत कम टेंडेंसी है। जबकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि एक ही माइनस है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो न्यू चार्ज डेवलपमेंट इसमें आ रहा है और इसीलिए रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी को हमको कंपेयर करना है। ठीक है, तो इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी देखें। इसका आपने आरएस बनाया, इस तरीके से बनेगा, और इसका आरएस बनाया, ये बन जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है अगर आप ढंग से नहीं पढ़े तो। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो इसमें न्यूट्रल से चार्ज हो रहा है, उसमें माइनस ही फ्लोट कर रहा है ओ से सी पर। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो न्यू चार्ज डेवलपमेंट ऑलवेज व्हाट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, सॉरी डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, आई एम सॉरी। और न्यू चार्ज डेवलपमेंट की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है, रेजोनेंस एनर्जी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इस पर हम लोग करते हैं। ओके, नोट करें। क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखते हैं हम लोग NH2 और OH, इसका हमने RS बनाया तो N पर प्लस आएगा, और इसका हमने RS बनाया तो O पर प्लस आएगा। ज़्यादा स्टेबल क्या होगा कंपैरेटिवली N पर, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो आपने जब इसका RS बनाया तो इसमें कोई नया चार्ज डेवलप नहीं हो रहा, वही फ्लोट कर रहा है। और इसका RS बनाओगे तो नया चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऑन सिमिलर ग्राउंड्स वी कैन असाइन द रिलेटिव रेजोनेंस एनर्जीज, इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि यही सल्फर का माइनस चार्ज यहाँ फ्लोट करेगा, जबकि यहाँ पे नया चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें अगेन इसी सिमिलर ग्राउंड्स पर इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि एनिलीन के लिए अगर आप RS बनाएंगे तो नया चार्ज का न्यू चार्ज विल डेवलप, एंड इफ न्यू चार्जेस आर डेवलप्ड देन, ठीक है, लेस विल बी और द रेजोनेंस एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है,
यहाँ पर देखें, हम पहले भी इस तरीके का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर हमने इसका RS बनाया तो O पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसका RS बनाया तो N पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ज़्यादा स्टेबल होगा N पर, और इसीलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो पहले आप एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक चेक करेंगे, उसके बाद इक्वल एंड नॉन इक्वल चेक करेंगे, फिर आप नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस चेक करेंगे, फिर क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और फिर जनरल स्टेबिलिटीज जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में, माइनस चार्ज आ रहा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, और अगर मान लीजिए नए चार्जेस, न्यू चार्जेस डेवलप हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, रेजोनेंस एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इसका हम डिस्कस करते हैं, फ्राइस रूल। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ये। ठीक है, तो 6 पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट फ्राइस रूल। So Fry's rule states resonance energy is directly proportional to number of बेंजीनॉइड फॉर्म्स। जिसमें बेंजीनॉइड ज़्यादा होंगे, ठीक है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, लॉजिकल भी है, क्योंकि जितने ज़्यादा बेंजीन फॉर्म्स होंगे उतनी एरोमेटिसिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इसलिए हम फ्राइस रूल से हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम इन तीनों में हम कंपेयर करें। ठीक है, सो रेजोनेंस एनर्जी हम कंपेयर करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल में 2 बेंजीन फॉर्म्स हैं, इसमें 3 बेंजीन फॉर्म्स है, इसमें 1 है, तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट सबसे ज़्यादा, सेकेंड, और ये थर्ड है। सो वी कैन कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ बेंजीन फॉर्म्स और बेंजीनॉइड फॉर्म्स। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपेरिजन है। मान लो ये नैप्थलीन दे दिया जाए और ये दे दिया जाए, ठीक है। अब इन दोनों की हमको रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है। ठीक है, इट वाज क्वाइट इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कंपेयर करनी है। तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों में ही बेंजीन रिंग्स हैं, बट आप इसके कैसे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, ये बेंजीन फॉर्म में ही रहेगा। बट अगर आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, देन यू विल फाइंड कि भाई इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये तो बेंजीन है लेकिन ये बेंजीन नहीं है। ठीक है, और ऐसे में इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। इट विल रिमेन इन बेंजीन फॉर्म ऑलवेज, बट जैसे आप RS बनाओगे तो इट इज़ नॉट बेंजीन फॉर्म, एंड अकॉर्डिंग टू फ्राइस रूल रेजोनेंस एनर्जी विल बी ग्रेटर फॉर दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस। ओके, एक एक्सेप्शन भी है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। पहले मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। ओके, इन दोनों में हमको रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है। ठीक है, तो आप जानते हो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन। ठीक है, और वो ट्राइफिनाइल सिस्टम। ठीक है, ट्राइफिनाइल। तो भाई इसमें क्या होगा कि 3 बेंजीन है और 3 बेंजीन है, हमेशा रहेंगे। कोई भी RS बनेगा तो बेंजीन फॉर्म में रहेंगे। लेकिन यहां देख रहे हो आप, ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक स्टूडेंट बोल रहा था सर ये बाहर लगा देते हैं तब भी बेंजीन है क्या? ऑफ कोर्स बेंजीन है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, दे आर सेम, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, और इसीलिए राइट मोस्ट वाला बेंजीन नहीं है, बेंजीनॉइड फॉर्म नहीं है, इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, वन एक्सेप्शन इज देयर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ठीक है, कई बुक में आपको मिल सकता है।
बट एग्जाम में मैंने देखा नहीं है कि एक्सेप्शन पूछे जाए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो एक्सेप्शन है मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। तो इसमें देखो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं और आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू, ठीक है। तो जब एक्सेप्शन आएगा तब अपन डिस्कस करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में, ठीक है। वैसे रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट, सेकेंड और क्या आ जाएगी, थर्ड, ठीक है। इसमें तो रेजोनेंस होगा भी नहीं, बट यस वी विल कंपेयर इट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू। जब हम कंपेयर करेंगे तब मैं आपको ये एक्सेप्शन ढंग से बताऊंगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में वी आर नॉट टेकिंग इट एज एन एक्सेप्शन, हम कोई एक्सेप्शन की तरह नहीं ले रहे हैं। दिस इज एरोमेटिक सबसे ज्यादा, ये दोनों क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। इस तरीके से रेजोनेंस एनर्जी को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस स्ट्रक्चर में एंटी एरोमेटिक रिंग बढ़ती हैं, ठीक है, उनमें रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एंटी एरोमेटिक रिंग्स होंगी उतनी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी। एक एक्सेप्शन, मतलब एक बात और कर लेते हैं लास्ट। जैसे मान लो कि ये दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, तो अगर हम इसमें देखें, लेफ्ट वाले में एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक रिंग है और राइट वाले में एक एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज एंटी एरोमेटिक रिंग्स अगर बढ़ेंगी तो रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में हमने रेजोनेंस एनर्जी को डिस्कस किया। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको 99% क्वेश्चन आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पर ही मिल जाएंगे। इसके बाद अगर पूछते हैं तो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अगर मान लीजिए इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, देन नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, इस पर पूछे जाते हैं। और क्रॉस और एक्सटेंडेड पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये 4th पॉइंट है। 5th पॉइंट इज जनरल स्टेबिलिटी, प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर और माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल है। और अगर नए चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में तो रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज फ्राइज रूल, और बहुत कम ही पूछा जाता है, काफ़ी ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चंस पूछे नहीं गए, ठीक है। स्टिल बट सिलेबस में तो है और आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, जैसे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर है, उसी तरीके का थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। तो आपको अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, एरोमेटिसिटी पता है, मैंने जो पढ़ाया एरोमेटिसिटी आप लोगों ने समझा है, प्लस एम माइनस एम अगर समझा है, तो फिर आप लोगों के लिए टॉपिक्स ईजी रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को रेजोनेंस इफेक्ट काफ़ी डिटेल में पढ़ाया और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद ए न्यू टॉपिक नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास और हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन।